कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे इफेक्ट्स ऑन द फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है कि कुछ एक इफेक्ट जो हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस्ड, जो स्लिट्स हमने बनाई थी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन the slits is reduced, अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस्ड, तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस हम रिड्यूस कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, राइट। अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो फ्रिंज विड्थ जो होगी बहुत बड़ी होगी, राइट, सच दैट द होल स्क्रीन में बी कवर्ड विद द सिंगल फ्रिंज, राइट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लिट की अगर आप डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे, जैसे ये स्लिट थी, एक ये स्लिट थी, ये हमारा डी डिस्टेंस था, अगर ये कम होगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रिंज विड्थ ज़्यादा का मतलब क्या है कि आपकी स्क्रीन को पूरा का पूरा कवर कर लेगी, राइट। क्लियर है? इफ द डिस्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल द फ्रिंज विड्थ मे बी टू लार्ज सच दैट द होल स्क्रीन मे बी कवर्ड विद सिंगल फ्रिंज, राइट। नंबर 2, अब हम क्या करें, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। मैंने क्या बोला था कि वहां पर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, विच इमिट लाइट्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है रिप्लेस कर दें, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, by a source of white light, right। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, if the monochromatic source is replaced by a source of white light, right, तो क्या होगा, तो फ्रिंज पैटर्न जो है वो कलर्ड हो जाएगा। फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, कलर्ड हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, और उसकी विड्थ जो होगी वो वेरिंग होगी। क्लियर? सेंटर फ्रिंज वाइट होगी, दैट इज सराउंडेड बाय ब्लू एंड देन रेड। आफ्टर अ फ्यू सच फ्रिंजेस नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वाइट लाइट यूज करते हैं एज पेरेंट सोर्स, तो फ्रिंजेस जो होंगी वो कलर्ड होंगी, अनइक्वल विड्थ की होंगी, राइट। क्लियर? और अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है रिप्लेस कर देंगे सोर्स ऑफ वाइट लाइट के साथ, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ड्यू टू डिफरेंट कलर्स वो ओवरलैप इनकोहेरेंटली करेगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है फॉर ऑल कलर्स दैट आर एट द सेम पोजीशन, सो द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो वाइट हो जाएगी, राइट। उसके नियरेस्ट फ्रिंज जो होगी वो वायलेट एंड फारदेस्ट जो होगी वो क्या होगी, रेड होगी। ठीक है, आपको पता है पेपर क्यों। तो नियरेस्ट जो होगी उसके साथ वायलेट होगी, और फारदेस्ट जो है वो क्या होगी, रेड होगी। मतलब सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस करते हैं बाय द सोर्स ऑफ वाइट लाइट, देन व्हाट विल हैपन। पहली बात कि हमारे पास कलर फ्रिंजेस आएंगी और उनकी विड्थ क्या होगी, अनइक्वल होगी, वो फेंट होंगे, राइट, उनकी विड्थ भी वेरिंग होगी। और सेंट्रल वाइट फ्रिंज जो है वो क्या होगी, वाइट होगी, डेट इज सराउंडेड बाय ब्लू और वायलेट। मतलब वायलेट पहले हमारे पास क्या आएगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास फ्रिंजेस आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना, ऐसे इधर भी ऐसे आ रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, सेंटर में वाइट के साथ क्या होगी, वायलेट, और एंड में यहाँ पर क्या होगी, रेड। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो द फ्रिंज दैट इज नियरेस्ट टू आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दैट इज वायलेट, एंड फ्रिंज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज रेड। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, तो हमारे पास कलर फ्रिंज है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये बेटा 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है,
इफ होल apparatus is immersed in water, if whole apparatus is immersed in water, अगर सारे का सारा हम ऑपरेटर्स जो है मतलब जो यंग डॉल्सेट एक्सपेरिमेंट वाला वो ऑपरेटर्स अब सारा पानी में इमर्स कर दें तो क्या होगा, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, राइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो रही है, राइट, तो वो कितनी होगी, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है पता है ना आपको। तो वेवलेंथ अगर लाइट की चेंज हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ जो होगी हमारे पास वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है कि जब हम पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को पानी में डालेंगे तो जो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज, इसमें वेवलेंथ क्या हो रही है, इसमें वेवलेंथ क्या, क्योंकि पानी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको पता है कि वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ आएगी दैट इज लैम्डा अपॉन एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्रेटर देन 1 है उसका, राइट, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब हमारे पास जो लैम्डा डैश है वो कम होगी लैम्डा से। अगर लैम्डा डैश आपकी लैम्डा से कम है, व्हाट डज इट मीन कि आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, और ये भी पता है कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मैंने कल बताया था, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, अगर पानी में आपने ऑपरेटर्स पूरे का पूरा भर दिया तो वेवलेंथ ऑफ लाइट वो चेंज हो जाएगी, राइट। कैसे चेंज होगी, लैम्डा अपॉन एन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पानी में है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन एन जो है वो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से क्या होगा, छोटा होगा। इज दैट क्लियर, सही बात है, क्लियर। अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी, दैट डिक्रीज, क्यों, क्योंकि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ओके। चलें आगे, इसके बाद आ गया इफ द होल ऑपरेटस इज immersed in a liquid of refractive index n, वही बात आ गई। तो आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा अपॉन एन, ये तो हमने वाटर की बात की थी। अगर मान लो कोई भी लिक्विड है उसकी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें आपने लगा दिया, तो वाटर का मैंने बताया कि n इज ग्रेटर देन 1, कई बार n इज लेस देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो उस टाइम हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होगी, जो फ्रिंज विड्थ पैटर्न है वो कैसे होगा, ध्यान से देखना। अगर आपके पास ऑपरेटर्स है वो आपने, मैं फोर्थ पॉइंट बोला, इफ द होल ऑपरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो लैम्डा डैश तो लैम्डा अपॉन n ही होगा। तो बीटा क्या होती है हमारे पास, बीटा क्या होता है, इन लिक्विड कर देते हैं आप, फोर्थ पॉइंट इन लिक्विड, राइट। तो लैम्डा डैश किसके बराबर, बीटा किसके बराबर होता है, बीटा किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो लैम्डा की जगह क्या पुट कर दोगे, लैम्डा डी अपॉन एन, लैम्डा एन डी, सॉरी, फिर भी एन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस पैटर्न की डिक्रीज होगी अगर आप यंग डॉल्सेट का जो होल ऑपरेटस है उसको लिक्विड में क्या कर दोगे, इमर्स कर दोगे, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड, इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड, आप दोनों में से एक स्लिट को क्लोज कर दोगे, ये स्लिट थी इसको हमने क्लोज कर दिया, then what will happen, interference pattern that will disappear। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो कोहेरेंट सोर्स है they are required to produce interference pattern, two coherent source they are required to produce interference pattern। अगर कोहेरेंट सोर्स आपके पास नहीं है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, राइट, क्योंकि मेरे पास ये कोहेरेंट सोर्स थे, जब ये दो स्लिट थी तो मेरे पास क्या थे, ये कोहेरेंट सोर्स थे, स्लिट S1 S2, एक को मैंने क्लोज कर दिया तो मेरे पास तो एक ही स्लिट रह गई, तो इससे तो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए हमारे पास दो स्लिट आएंगे, ये देखो तभी ऐसे आएगा पैटर्न हमारे पास, ये देखो एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर क्या करेगा, फॉल करेगा, तभी इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट क्या है,
इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोहेरेंट सोर्स। मतलब आप कोहेरेंट सोर्स नहीं लोगे, आप इंडिपेंडेंट सोर्स लोगे। पहले हमने क्या किया था, ये हमारे पास सोर्स था, इससे हमने स्लिट को एल्यूमिनेट किया, राइट। इससे हमने स्लिट को क्या किया, एल्यूमिनेट। ये सोर्स S बन गया, ये सोर्स S2 बन गया, राइट। अगर आप दो कोहेरेंट सोर्स की बजाय आप सिंगल सोर्स, यहां दो अलग अलग सोर्स लेते हो, इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोहेरेंट सोर्स, मतलब एक मैंने यहां पर बल्ब लगा दिया, एक मैंने यहां पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ओके। तो हमारे पास दो सोर्सेज आ गए, मतलब हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज कर रहे हैं। अब एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है, कोई भी है, बल्ब है, कुछ भी है। देन इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट परमानेंट। ये याद रखना है कि अगर हम कोहेरेंट सोर्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है दैट इज नो, इंटरफेरेंस होगा बट वो इंटरफेरेंस पैटर्न परमानेंट नहीं होगा। जो पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की वो चेंज होती रहेगी, दैट डू नॉट रिमेन फिक्स। सो पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज that shifts so rapidly that our eyes cannot detect the interference। मतलब ये पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की ये क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है, वो इतनी फास्ट चेंज होती है, इतनी रैपिडली चेंज होती है कि हमारी आईज जो हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। समझ आई क्या बोला मैंने? क्वेश्चन क्या था कि अगर हम कोहेरेंट सोर्स की बजाय यहां पर दो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज करते हैं, if two independent sources are used instead of coherent source, then the interference pattern is not permanent and the position of bright and dark fringes that do not remain fixed। Clear? So two independent sources will not produce interference as they are incoherent sources of light। Clear है? समझ आ गई? हाँ बेटा, जो लास्ट लेक्चर था ना उसमें एक और था कि मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 पाई आना है, वो आपने कर लेना है इसको से n+1/2 या m+1/2 था ना ऐसे कुछ, तो 2 पाई आना है, यहाँ पे देख लेना उसमें, है ना। मैंने बोला 2 पाई था और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, लेकिन मैंने लिख लिया था पाई, तो इसको आपने क्लियर कर लेना ना। वो अर्नब ने बताया मुझे, तो वो मुझे याद आया कि शायद, हाँ कई बार ऐसा होता है कि बोल देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरा लेक्चर जो है वो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं जो क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बढ़िया है कि एक आधी गलती कर दो तो फिर बच्चे जो आपसे पूछ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो बड़े अच्छे ढंग से देखी हुई है। क्योंकि 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा, इसका मतलब वो बच्चे जो हैं वो मेरी हर वीडियो जो है वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बता दिया, तो आगे से मैंने हर वीडियो में कोई ना कोई गलती जो है वो मिस्टेक कर देनी है। आप वीडियो देखोगे, मेरे से पूछोगे, तब वो रेक्टिफाई होगी, अदरवाइज अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको वो कभी भी पता नहीं चलेगी। ओके, क्लियर। अब है इसके बाद इस चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स का, जो मैंने बताया था ना कि 3-4 चैप्टर हैं, तो ये एक और चैप्टर हमारा आज खत्म होने वाला है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड what are the conditions for sustained interference। ठीक है, sustained interference and condition for sustained interference, this is very important। sustained interference and conditions for sustained interference and conditions for sustained interference। sustained interference क्या होता है? Interference pattern is said to be sustained if the positions of constructive interference and destructive interference that remain fixed on the screen। ध्यान से सुनो कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सस्टेन्ड कब होगा? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होगी स्क्रीन के ऊपर।
means interference pattern is said to be sustained if the position of bright fringe and dark fringe that remain fixed on the screen. मतलब यहां पर bright fringe है, वहां पर bright ही होगी, यहां पर dark है, वहां पर dark ही होगी, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, राइट? ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. So interference pattern is said to be sustained if the positions of constructive interference and destructive interference that remains fixed on the screen. Okay? तो हमारे पास कंडीशन क्या है? नंबर 1, two sources must be coherent. कंडीशन, जो दो सोर्सेज होंगे, two sources that must be coherent source of light. ये पहला पॉइंट. दोनों सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए. मतलब टू सोर्सेज दे विल बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ एंड हैव अ कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस या नो फेज डिफरेंस. मैंने आपको बता दिया था. नंबर 2, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट दैट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. वो फार अवे नहीं होने चाहिए. क्लियर है? टू सोर्सेज ऑफ लाइट दैट शुड बी, टू सोर्सेज मतलब जो स्लिट्स होंगी वो क्लोज होनी चाहिए. मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर. ठीक है? टू सोर्सेज, ये नहीं एक सोर्स यहां पर एक सोर्स आप दूर रखते हो. टू सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट दैट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. नंबर 3, टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड emit लाइट वेव्स कंटिन्यूसली. दे emit लाइट कंटिन्यूसली, राइट? पहला सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. दूसरा मैंने क्या बोला कि टू सोर्सेज दैट मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर. तीसरा मैंने क्या बोला? दे emit लाइट कंटिन्यूसली. फोर्थ पॉइंट, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो. शुड बी वेरी नैरो मतलब ये नहीं है कि आपकी स्लिट ऐसी इतनी बड़ी होनी चाहिए. स्लिट क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, राइट? क्लियर है? तो स्लिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? नैरो होनी चाहिए. तो राइट डाउन, टू सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो. क्योंकि जो अगर आप ब्रॉड सोर्स लोगे तो ब्रॉड सोर्स जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल सोर्सेज, तो वो अपना इंटरफेरेंस बनाना शुरू कर देंगे, तो आपका इंटरफेरेंस जो है वो सही नहीं होगा. क्लियर है? ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू लार्ज नंबर ऑफ फाइन सोर्सेज लाइंग साइड बाय साइड एंड ईच पेयर ऑफ दीज फाइन सोर्सेज दे गिव्स इट्स ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न. So there will be overlapping of number of interference pattern that is produced by the number of fine sources, which give rise to a general illumination. Got it? क्या बोला मैंने कि जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है वो नैरो होने चाहिए. अगर वो नैरो नहीं है तो वो जो ब्रॉड सोर्स है वो फाइन सोर्सेज के बराबर, मतलब एक ब्रॉड सोर्स जो है वो छोटे छोटे फाइन सोर्सेज के बराबर हो जाएगा. हर पेयर जो है फाइन सोर्सेज का वो अपनी ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न देगा और वहां पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी. जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा, जनरल इल्यूमिनेशन, मतलब एकदम से लाइट ही आएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगा. नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट दैट शुड बी स्मॉल. मतलब जो D है दैट शुड बी स्मॉल. कोहेरेंट सोर्स का, जैसे मैंने ये बताया यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज है और यहां पर ये स्क्रीन है हमारे पास, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी स्मॉल. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड नॉट बी स्मॉल. ठीक है? ये जो D है ये स्मॉल नहीं होना चाहिए. बच्चे लिख देते हैं कि D शुड बी स्मॉल. नहीं, D शुड बी स्मॉल नहीं. वो D कौन सा था? वो D कौन सा था? टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. ये वो था जब मैंने बोला था वो स्मॉल D था, ये वाला. ये जो D है ये स्मॉल नहीं है, राइट? दैट शुड नॉट बी स्मॉल. ये बात आपने ध्यान रखनी है. गलती करके मैंने अभी आपको बता दी कि D और स्मॉल D ये स्मॉल होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी स्मॉल. ओके? नेक्स्ट, द लाइट मे बी मोनोक्रोमैटिक. लाइट क्या होनी चाहिए आपकी? मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए. क्लियर? समझ आ गई? लास्ट पॉइंट, जो एम्पलीट्यूड है, जो दो वेव्स यहां से आ रही हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए.
क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इमिटेड बाय टू सोर्स ऑफ लाइट दैट शुड बी इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल क्यों? टू गेट कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। अगर एम्पलीट्यूड आपका सेम होगा तो ब्राइट जो है वो ब्राइट ही दिखाई देगी, जो डार्क है वो डार्क ही दिखाई देगी, अदरवाइज उनमें कंट्रास्ट जो है वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है वो आपको पता है। सस्टेन्ड कब होगा? जब आपकी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है वो फिक्स होगी किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर। नंबर 2, दोनों सोर्सेज जो हैं दैट मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये कंडीशन बोल रहा हूं, टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा मैंने क्या बताया कि टू सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, स्मॉल डी की बात कर रहा हूं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड इमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूसली, मतलब ये नहीं है कि एक ने बंद कर दी लाइट एक चल रही है, तो कंटिन्यूसली उन्होंने लाइट इमिट करनी है, राइट। नंबर 4, एम्पलीट्यूड जो है दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का क्या होना चाहिए? जो वेव्स वहां से इमिट हो रही हैं कोहेरेंट सोर्स से, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर 5, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो, मतलब वो पतले होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। ब्रॉड सोर्सेज वो है नंबर ऑफ फाइन सोर्सेज के बराबर हो जाता है, छोटे छोटे फाइन सोर्सेज के बराबर। 6th point, the distance of the screen from the coherent source of light that should not be small, मतलब D जो है कैपिटल D वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। नंबर 7, the light may be monochromatic। तो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक। 7th पॉइंट क्या है कि लाइट जो है that should be monochromatic। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर जो है ये भी आपका खत्म हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे, हाँ वो जो मैंने आपको बताया कि जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मैंने लगाई थी फाई इज इक्वल m प्लस 1/2 इंटू 2 पाई, तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? फाई प्लस, ये सभी ने नोट कर लेना है, ठीक है। फाई जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो m प्लस 1/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये याद रखना है आपने, ठीक है। क्लियर है? तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन नहीं करना है, दोबारा वीडियो देखनी है, फिर नहीं समझ आई फिर दोबारा वीडियो देखनी है, जब आपके हाथ खड़े हो जाएं फिर आपने मुझे फ़ोन करना है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारा एक लास्ट चैप्टर रह गया, इसमें लास्ट चैप्टर क्या अभी है ही है बेटा, चैप्टर 1-2 चैप्टर और हैं, तो हम उनको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई सिलेबस में कट हुआ तो मुझे बता देना, और बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।